हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और लेडी शॉप के गिव अवे के बारे में मैं आपके साथ कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पे करना चाहता हूँ कि इसी हफ्ते में अभी जो वीक शुरू हो रहा है मंडे से लेकर संडे तक का, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि उसका गिव अवे का विनर जो है वो अनाउंस कर दूं उनके साथ मिलके। देखो, मेरे हाथ में अगर अकेले को ये चीज़ करनी होती तो मैं पहले ही कर चुका होता, लेकिन क्योंकि उनके एम्प्लॉय को भी ऑनलाइन रहना पड़ता है, मुझे भी रहना पड़ता है और सारा डेटा जो है एक साथ कंपाइल करके आप लोग के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये गिव अवे का जो रिजल्ट अनाउंसमेंट है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारे लिए, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। इतना किया ही है तो आपके सामने जो भी विनर्स है वो आ ही जाएंगे। पहला क्वेश्चन लेते दोस्तों यहाँ पे सुब्रजीत मलिक ये बोलते हैं कि आईफोन 7 यूज कर रहा हूँ, आईफोन 14 मैक्स मॉडल। 14 मैक्स मतलब क्या? जैसे ये आईफोन 13 है उसी में आईफोन 14 के अंदर एक मैक्स मॉडल निकालेगा एप्पल, जिसमें 6.7 इंच का डिस्प्ले होगा और पीछे से जो है ऐसे ही होगा, ये डायगोनली प्लेस्ड कैमरा वगैरह नॉन प्रो मॉडल होगा वो बेसिकली। तो ये बोल रहे हैं कि वो मैं उस पर अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो मुझे 256 GB वेरिएंट के लिए जाना चाहिए या फिर बेस वेरिएंट लेके एक्स्ट्रा SSD वगैरह खरीद लेना चाहिए। मैं आईफोन से फोटोग्राफी करता हूँ, कहीं घूमने जाने के टाइम पे जो है या फेस्टिवल के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा करता हूँ फोटोज़ वगैरह, तो SSD वगैरह कौन सी बेटर रहेगी 2 टेराबाइट तक की? और 14 मैक्स का प्राइस कितना हो सकता है? क्या वो 80,000 के आसपास होगा या 90,000 में हो सकता है? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो यहाँ पे सुब्रजीत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आईफोन 14 सीरीज के अंदर टाइप सी पोर्ट एप्पल नहीं देता है तो आपको कोई भी SSD जो है काम नहीं आएगी, क्योंकि आईफोन के साथ आप उसको आसानी से कनेक्ट भी नहीं कर सकते और आसानी से फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैंने सुबह ही एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला था, जो इस वीडियो के पहले आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं या मेरे चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो, कि वहाँ पे मैंने बताया था कि टाइप सी पोर्ट जो है एप्पल क्यों नहीं देना चाहता आईफोन में, जबकि सारे डिवाइसेस में वो दे चुका है, आईपैड्स में आ चुका है, मैकबुक्स में आ चुका है। सिर्फ एक ही आईपैड 9 जनरेशन बचा है जिसमें टाइप सी पोर्ट नहीं आया, बाकी सभी में दे चुका है। लेकिन ये लाइटनिंग पकड़ के रखा है क्योंकि उसको कमाना है पैसे लाइटनिंग से। हर जो एक्सेसरी सेल होती है MFI वाली लाइटनिंग वाली, उससे वो $4 कमाता है, इसलिए आप ट्रांसफर नहीं कर पाते आसानी से। तो ये काफ़ी एक बड़ा रेस्ट्रिक्शन हो जाता है आईफोन यूजर्स के लिए। तो आप 256 GB वाला वेरिएंट ही लेना, और उसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 80,000 होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 80,000 में एप्पल जो है वो आईफोन 14 ही शायद जो है वो लॉन्च करेगा, और उसका प्राइस 14 मैक्स का उससे 10,000 रुपये ज़्यादा होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अगला क्वेश्चन है शेख का, ये बोलते हैं आईफोन 13 में डुअल ई सिम कैसे यूज़ करना है, एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। तो यहाँ पे इसको यूज़ करना वैसे ही है जैसे आप सिंगल ई सिम यूज़ करते हो। मतलब सेटिंग में जाओगे, मोबाइल डेटा में जाओगे तो ऐड डेटा प्लान का ऑप्शन होता है, उसमें जाके आप एक डेटा प्लान पहले ऐड करोगे जो कि एक ई सिम रहेगा, फिर दूसरा डेटा प्लान ऐड करोगे वो दूसरा ई सिम रहेगा, दोनों को आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। बस आपका जो फिजिकल सिम कार्ड है वो आपको आपके आईफोन में नहीं लगाना है। अगर आपने देखा नहीं है मेरा वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप ई सिम सेटअप कर सकते हो, काफ़ी पुराना वीडियो है लेकिन सेम इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करके, और थोड़ा बहुत नाम में फ़र्क रहेगा, उस टाइम पे सेलुलर डेटा करके लिखा आता था, अभी मोबाइल डेटा आता है, तो उसको जो है फॉलो करके आप अपना ई सिम सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, वीडियो चेकआउट कर लेना आप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अर्जुन गुप्ता का, ये बोलते हैं मैंने बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 12 परचेस किया था और फोन को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता हूँ, लेकिन 3 अप्रैल तक मेरी बैटरी हेल्थ जो है अभी 3 अप्रैल तक 100% थी, और जब लेटेस्ट अपडेट मैंने किया 15.4.1 का तो उसके बाद अचानक से मेरी बैटरी हेल्थ जो है वो 94% पे आ गई। मतलब कुछ दिन में 97, 96, 94 ऐसा करते करते आ गई। तो 17 से 18 दिन में 6% डिक्रीज हुआ है, 6 मंथ में कोई ड्रॉप नहीं हुआ। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? कुछ सोल्यूशन बताइए, कुछ बग है या क्या है? देखो, ये कुछ भी बग नहीं है। होता क्या है एक्चुअल में, आपका जो आईफोन होता है उसको जब आप यूज़ करते हैं तो बैटरी हेल्थ तो उसकी ख़राब होने ही वाली है, धीरे धीरे कम होने ही वाली, लेकिन आपका आईफोन बहुत टाइम तक 100% ही शो करता है, क्योंकि उतना सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, वो 100% शो करते रहता है करते रहता है। फिर जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो 15.4.1 जैसे आपने कर दिया 15.4 के बाद, तो उसके बाद आपके आईफोन ने आपकी बैटरी हेल्थ को किया रिकैलिब्रेट, आपकी बैटरी को रिकैलिब्रेट किया, उसकी हेल्थ फिर से कैलकुलेट किया पूरा सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे रिफ्रेश हो जाता है, रिकैलिब्रेट हुई आपकी बैटरी, और वहाँ पे उसकी जो बैटरी हेल्थ थी जो 94% थी या उस टाइम पे 97 थी या 96 थी, वो वहाँ पे आपका आईफोन शो होने लग गया। तो ये कोई भी बग नहीं है, आपने 6 मंथ्स यूज़ किया है, अच्छे से यूज़ किया है। 100 से 94% आना जो है थोड़ा ज़्यादा ड्रॉप है मेरे हिसाब से, इतना तो ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है और ना ये कोई बग है, क्योंकि आईफोन 12 सीरीज के अंदर कोई बग नहीं है इससे रिलेटेड। जैसे आईफोन 11 सीरीज में था, तो अब आपके पास जो है उसके साथ आप जीना सीख लीजिए, बार बार जाके बैटरी हेल्थ चेक मत करो, क्योंकि 94% भी जो है काफ़ी अच्छी बैटरी हेल्थ होती है और इसमें आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब 100 शो कर रहा तो ज़्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी और 94 अभी शो कर रहा है तो कम बैटरी लाइफ मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। 100 शो कर रहा था तब भी आपकी बैटरी हेल्थ थोड़ी गिर ही चुकी थी, बस वो शो 100 कर रहा था
आप। अगला क्वेश्चन है मुस्तफ़ा का, ये बोलते हैं मम्मी के लिए एक फ़ोन लेना चाहता हूँ, कंफ्यूज हूँ रेडमी में और मोटरोला में कौन सा लेना चाहिए। मोटरोला के फ़ोन्स कैसे है, 12 से 15 हज़ार के रेंज में, वो लैग तो नहीं होते हैं। प्लीज़ रिकमेंड मी, रेडमी नोट 11 लूँ या मोटरोला लूँ सेम बजट के अंदर। देखो, आप जिन लोगों ने कंपैरिजन वगैरह किया है आप उनका वीडियो देखिए। देखिए, मैंने इन फ़ोन्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है 10 से 15 हज़ार के रेंज वाले एंड्रॉइड फ़ोन्स को। हालांकि वैसे एक मोटो का फ़ोन था, मैंने अनबॉक्सिंग किया था, आज भी फ़ोन है मेरे पास और वो फ़ोन काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है, लैग नहीं हो रहा है। और खास करके आपकी मम्मी के यूज़ के लिए जो अगर आप रखेंगे उसको तो वो लैग नहीं होगा। Xiaomi के फ़ोन्स भी अच्छे होते हैं, फीचर्स वगैरह अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको Xiaomi के फ़ोन के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज प्लेन एंड्रॉइड अगर आपको यूज़ करना है उस टाइप का ओएस तो आप मोटो के फ़ोन्स के लिए भी जा सकते हो। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मोटो के फ़ोन के साथ वो ख़राब नहीं रहा है, तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। बेटर है कि आप कंपैरिजन देखिए जिसमें पेड प्रमोशन ना हो, ऐसा कोई कंपैरिजन अगर आपको ऑनेस्ट एडवाइस मिलती है तो वो देखकर आप जो है अपना डिसीजन मेक कीजिए। बाकी दोनों ही फ़ोन जो है काफ़ी अच्छे मैन्युफैक्चरर्स और काफ़ी रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से आते हैं, तो दोनों में से किसी के लिए भी आप जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी मम्मी का कुछ रिक्वायरमेंट कोई ज़्यादा हैवी होने वाला नहीं है, तो वो दोनों के साथ ही खुश रहेंगी। अगला क्वेश्चन है शेख एमडी अकील का, ये बोलते हैं कि 90% पे जब मैंने अपने आईफोन 13 को चार्ज पे से निकाला उसके बाद मैंने फ़ोन को रीस्टार्ट किया तो 94% हो गया ऑटोमेटिकली, और सेटिंग में बैटरी में देखा तो लास्ट चार्ज जो है वो 90% तक ही था। तो इसमें कोई मेरे आईफोन की फॉल्ट है क्या, प्लीज़ रिप्लाई। देखो, सबसे पहली बात, आपको बार बार जो है आपके आईफोन को रीस्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने बहुत लोगों के कमेंट्स देखे हैं, बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, सिर्फ यही नहीं, बहुत लोग पूछते हैं कि हमने अपने आईफोन को जो है चार्जिंग पे से निकाल दिया, वो 90% पे था, फिर हमने उसको रीस्टार्ट किया और फिर वो 94% दिखाने लगा। देखो, जब आपका आईफोन आप चार्ज पे लगाया तो 90% हो गया, आपने उसको निकाला, उसको रीस्टार्ट किया आपने, जब रीस्टार्ट करते हो तो सारी चीज़ें जो है फिर से रिफ्रेश हो जाती है आपके फ़ोन में, आपकी बैटरी का परसेंटेज भी कैलकुलेट होता है। बैटरी जो है वो एक केमिकल वाली चीज़ होती है, उसके अंदर जो बैटरी का परसेंटेज है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, होता ही है। अगर गर्मी में आप रख देंगे तो ऐसे ही बिना यूज़ के भी वो जो है कम हो जाती है। तो इस तरीके से अब रीस्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपकी बैटरी के चार्ज को भी फिर से उसने कैलकुलेट किया और उस टाइम पे 94% दिखाया, तो आपको 94% शो हो रहा है। इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं और बार बार आपके आईफोन को आपको रीस्टार्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातों का टेंशन नहीं लेना चाहिए आपको, और आपके आईफोन को जो है अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं उसको आप देखकर जो है खुश होइए, क्योंकि आपने इतना पैसा लगाया। आप फोटोज़ लो, आप कॉल्स करो, आप मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करो, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो और उसमें आपको खुश रहना चाहिए। ये छोटी बातों पर टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रॉबिन सिंह का, ये बोलते हैं अगर हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई भी आईफोन या कोई एप्पल प्रोडक्ट या एक्सेसरी ऑर्डर करते हैं तो उसके बाद उसकी डिलीवरी के बाद रिटर्न पॉलिसी तो अवेलेबल होती नहीं है। तो अगर मान लो कि वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या फिर किसी वजह से वो प्रोडक्ट रिटर्न करना है तो कैसे डिफेक्टेड पीस या कुछ और रीजन से हम जो है उसको रिटर्न कर सकते हैं। देखो, ये जो पसंद नहीं आने वाली बात है ना, ये अमेजोन की पहले पॉलिसी थी इंडिया के अंदर, लेकिन उसने देखा कि लोग मिसयूज करने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोन जो है ले रहे हैं, अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत यूज़ करे और रिटर्न करे, तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस लगा। उसके बाद उन्होंने ये पॉलिसी चेंज कर दी। अदरवाइज अगर आप देखेंगे वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी एप्पल से भी आप फोन लेते हो, दुबई में भी, तो 14 दिन की आपको मनी बैक गारंटी रहती है। आपको पसंद नहीं आया, नो क्वेश्चन आस्क्ड, लाओ एप्पल स्टोर पे फोन पटक दो उनके मुंह पे और वो आपका पूरा पैसा आपको रिफंड कर देंगे। लेकिन इंडिया में हम लोगों की आदत ऐसी हो जाती है कि कुछ चीज़ें जो हमको बेनिफिशियल रहती है हम उसको इतना मिसयूज़ करते हैं, इतना उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इतना एक्सप्लॉइट करते हैं कि उसके बाद वो कंपनी जो है कान पकड़ लेती है, बोलती भाई इन लोगों से पंगा हम नहीं ले सकते। तो ये वजह से उन्होंने वो पॉलिसी चेंज कर दी, आप ये चीज़ नहीं कर सकते। अब पसंद है नहीं है, सबसे पहले खुद अपना दिमाग बना लो, सोच लो, कोई एप्पल स्टोर विजिट कर लो, वहाँ पे चेक कर लो आपको कौन सा फ़ोन पसंद है, वो डिसाइड कर लो, कलर देख लो, हमारे वीडियोस देख के समझ लो कैमरा कंपैरिजन में कौन सा बेटर है। उसके बाद जो है आप डिसाइड करके आप जो है फ़ोन को ले लीजिए और उसके बाद आपका खेल वहाँ पे ख़त्म। लेकिन अगर डिफेक्टिव पीस है तो आप जो है बिल्कुल अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे रिटर्न भी कर सकते हो। लेकिन एप्पल प्रोडक्ट्स के मामले में क्या होता है, वो लोग बोलेंगे आपको कि सर्विस सेंटर विजिट करो और सर्विस सेंटर से आप उसका जो डिफेक्ट है वो प्रूव करवा के लाओ, फिर हम लोग जो है वो रिटर्न लेते हैं। जनरली सर्विस सेंटर जाएंगे तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल ही जाता है। अगला क्वेश्चन है साहिल का, बोलते हैं अगले साल आईफोन 14 ले लूँ या इसी प्राइस में दुबई में आईफोन 13 प्रो मिलता है तो वो ले लूँ, बिकॉज आई एम ऑलरेडी एन आईफोन 12 यूजर। देखो साहिल, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर जो भी फीचर्स आएंगे आईफोन 14 के अंदर, जो अभी हमको समझ में आ रहा है कि इतने कोई ग्रेट फीचर्स देने वाले, इतना कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एवोल्यूशन नहीं रहने वाला डिजाइन के अंदर या फीचर्स के अंदर, तो वहां पे मैं आपको बोलूंगा कि आईफोन 13 प्रो लेना उस टाइम पे, अभी नहीं। 14 को पहले लॉन्च होने दो, उसके बाद आप 13 प्रो के लिए जा सकते, क्योंकि 13 प्रो इज अ मच बेटर डिवाइस देन नॉन प्रो मॉडल। देखो इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका इन हैंड फील, इसकी बैटरी लाइफ, इसका डिस्प्ले जो प्रोमोशन वाला है, इसका एक एक्स्ट्रा कैमरा का वहाँ पे होना, ये सारी चीज़ें जो है इसको एक काफ़ी बेहतर डिवाइस बनाती है नॉन प्रो मॉडल के सामने, और ये चीज़ अगले साल भी होने वाली है। लेकिन एप्पल क्या करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि 13 प्रो जो है उस टाइम पे कम दाम में मिलेगा, तो कुछ एक ऐसा फीचर दे देगा सॉफ्टवेयर वाला, जैसे इस बार के 13 के अंदर
और अगर आप 12 प्रो को देखेंगे तो 12 प्रो काफ़ी मामलों में बहुत बेहतर डिवाइस है आईफोन 13 के सामने, लेकिन वहाँ पे आईफोन 13 में वो एक सिनेमैटिक मोड दे दिया उसने वीडियो के अंदर। तो जिन लोगों को सिनेमैटिक मोड चाहिए वो लोग 13 के लिए जाएंगे, जिनको नहीं चाहिए तो ओवरऑल एक बेटर डिवाइस जो है आईफोन 12 प्रो ही रहता है 13 के सामने। तो ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए। मैं अगर आपकी जगह रहूँगा उस टाइम पे अगर कोई ग्रेट फीचर्स ऐसे नहीं आते जो मुझे चाहिए ही चाहिए मेरे फ़ोन के अंदर, तो मैं 13 प्रो के लिए चला जाऊँगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जी श्रीनिवास राव का। ये बोलते हैं आप लाइव Q&A क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करता मेरे भाई कि ज़रा सुकून से इत्मीनान से आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं देना चाहता हूँ, अच्छे तरीके से आपके सामने वो क्वेश्चंस के आंसर जो है मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। लाइव जब Q&A चलते रहेगा तो वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम लोग वहाँ पे नाराज़ हो जाएंगे और वहाँ पे जो है तारीफ की जगह गालियों की बौछार जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ नहीं करना चाहता मैं, आप लोगों को भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। एक जैसे हमारा एक टेक वीडियो होता है उस तरीके से हमारा Q&A वीडियो होता है, सुकून से मैं आंसर देना चाहता हूँ। जितने लोग के भी आंसर दे सका कम से कम वो सेटिस्फाई होकर अपने घर जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है वीडियो देखने के बाद। और ये आगे पूछते हैं कि अभी iPad 9 जनरेशन लेना चाहिए या फिर 10th का वेट करना चाहिए? मेरा नॉर्मल वर्क है, ऑनलाइन क्लासेस, प्राइम वीडियो और ये सारी चीज़ें, तो आप अभी 9 जनरेशन ले सकते हो। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा एप्पल ने 9 जनरेशन वाला निकाला है। उसमें 64 GB का बेस स्टोरेज भी दे दिया है। पहले 32 आता था, उसके अंदर वो जो फ्रंट फेसिंग कैमरा के अंदर जो एक मोड दिया है जिससे आप कहीं भी वीडियो कॉल्स के अंदर मूव करेंगे सेंटर स्टेज वाला तो आप उसके अंदर फोकस में रहेंगे। और चिपसेट वगैरह भी नया दिया है, रैम भी थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है, तो वहाँ पे 9 जनरेशन आपके यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। 10 जनरेशन आएगा उसमें भी जो है वैसे ही थोड़ा बहुत एप्पल अपग्रेड करेगा, तो ये चीज़ जो है चलती रहेगी। आज भी जो लोगों के पास 6 जनरेशन है iPad का वो लोग भी खुश है, 7th वाले भी खुश है, 8th वाले भी खुश है और 9th वाले भी खुश है। तो आपका काम अभी है तो अभी ले लो आप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्लिंटन का। ये बोलते मेरे पास 50,000 रुपये कैश रखा हुआ है, मैं सील पैक आईफोन 12 ले लूँ या फिर 13 प्रो मैक्स गोल्ड लूँ इन EMI? प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन। देखो मैं आपको बोलूँगा EMI के चक्कर में मत जाओ। आप नो कॉस्ट EMI में भी आपको मिले ना मिले मुझे पता नहीं, नो कॉस्ट में भी थोड़ी प्रोसेसिंग फीस तो लगती है, लेकिन अगर आप EMI लेते हो फिर उस पर इंटरेस्ट भरते हो, बहुत सारा पैसा आपका ज़ाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। वो पैसा आप काफ़ी बेहतर यूज़ में लगा सकते हैं। 13 प्रो मैक्स में कुछ ऐसी चीज़ है क्या जो आपके काम में आपको पैसा बना के देगी, ज़्यादा जो है बेनिफिट देगी, आपका काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी? अगर नहीं है तो आईफोन 12 ले लो ना, जितना पैसा आपके पास है उसमें आप 12 लेंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आपको समझ में नहीं आता EMI में क्या होता है, बंदे को समझ में नहीं आता कि हर महीने वो उसको लगता है कि यार थोड़ा थोड़ा तो पैसा देना है, एक साथ तो नहीं देना है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर आप देखेंगे तो आपका काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो जाता है उसके अंदर। तो बेहतर है कि जितनी चादर है आप उतना पैर फैलाइए, उससे थोड़ा ज़्यादा फैलाइए, 2-4 मच्छर आपको काटेंगे, लेकिन जो है पूरी चादर को उठा के साइड में मत रख दो क्योंकि आपको तकलीफ ज़्यादा होगी उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है अमन का। अमन सिंधु बोलते हैं कि आपने KGF चैप्टर 2 देखा क्या? अलग ही क्रेज है इस मूवी का, 7,000 करोड़ प्लस इन अ वीक। अमन मेरे पास एक्चुअल में जो है टाइम नहीं होता, अगर 2 घंटा 3 घंटा 1.5 घंटा भी किसी मूवी के पीछे डालना है उससे बेहतर है कि मैं जाके सोना प्रेफर करूंगा, मैं बाहर थोड़ा घूमना प्रेफर करूंगा, मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब वीडियो देखना प्रेफर करूंगा या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना प्रेफर करूंगा। मेरा कोई इमोशनल अटैचमेंट किसी भी मूवी के साथ नहीं है। इससे पहले भी कोई मूवी आई थी उसके बारे में लोगों ने पूछा, KGF के बारे में लोग पूछते, लेकिन मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इनको देखने में। कभी किसी दोस्त के साथ बैठा, चलो इसने दिखा दिया है, देख भाई ये कोई सीन अच्छा है, कुछ अच्छा है, या शॉर्ट वीडियोस जो आते हैं यूट्यूब के उसके अंदर कुछ सीन आ गया तो तब पता चलता है कि ऐसी कोई मूवी आती है, अदरवाइज मैं ये सारी चीज़ों को जो है फॉलो बिल्कुल भी नहीं करता। अगला क्वेश्चन है सागर का। ये बोलते आईफोन 12 में व्हाट्सएप चैट ओपन करते तो एक चैट पे क्लिक करते तो कहीं और क्लिक हो रहा है, तो एक गोस्ट टच का इशू जो है सभी के व्हाट्सएप के अंदर आ रहा है, सभी आईफोन्स के ऊपर ऑलमोस्ट। मेरे आईफोन 13 प्रो में भी आ रहा है, फिर एक 10s मैक्स है फैमिली मेंबर का, उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ देखा है। तो इसमें आपके फ़ोन की कोई फॉल्ट नहीं है, एप्पल के जो नया सॉफ्टवेयर वर्जन है उसकी कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर वर्जन वाले आईफोन पे मैंने ये चीज़ देखा। तो ये व्हाट्सएप का कुछ इशू है जो व्हाट्सएप एक अपडेट देके फिक्स कर देगा, मुझे ऐसा लगता है। अगला क्वेश्चन है विजय शर्मा का। ये बोलते हैं एयरपॉड्स 3 इन्होंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे, फिर उसमें कुछ हमिंग साउंड आने लगा, कुछ हिसिंग साउंड आने लगा, तो उन्होंने जो है एप्पल सर्विस सेंटर में दिखाया। सर्विस सेंटर वाले बोल रहे कि कोई इशू नहीं है, अमेजोन वाले बोल रहे कि इसको हम रिप्लेस तब करेंगे जब सर्विस सेंटर वाले बोलेंगे कोई इशू है। तो आपको अगर एक सर्विस सेंटर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो एप्पल के किसी और सर्विस सेंटर आप विजिट कीजिए, क्योंकि एप्पल जो है इंडिया में खुद का सर्विस सेंटर नहीं चला रहा है, सब थर्ड पार्टी को दिया है, कहीं पे मेपल है, कहीं पे कोई और है। तो हर एक के अंदर जो स्टाफ काम करता है वो भी अलग अलग होता है और उनका दिमाग भी अलग अलग होता है। उनको क्या तकलीफ होती है, पेट में दुखता है, मुझे समझ में नहीं आता कि अगर कस्टमर बोल रहा है कि कोई तकलीफ है और उनको भी समझ में आता है, फिर भी वो उसको जो है चूना लगाने के चक्कर में रहते कि भाई आप जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपके डिवाइस के अंदर, और बेचारा कस्टमर कर भी क्या सकता है। लेकिन थोड़ा सा जो है आप उनसे कड़क तरीके से बात करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं बोलूँगा कि झगड़ा कीजिए, लेकिन थोड़ा फर्म हो जाइए अपने बात के ऊपर कि नहीं भाई आवाज़ आ रही है
तकलीफ हो रही है तो मुझे तकलीफ हो रही है, जब मैंने पूरा पैसा दिया है मुझे अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। एक सर्विस सेंटर बात नहीं सुनता तो दूसरे सर्विस सेंटर ट्राई कीजिए, क्योंकि कुछ कुछ सर्विस सेंटर में जो एम्प्लॉयज होते हैं बड़े कमीने से होते हैं। अगला क्वेश्चन है आई वेयर हंटर का, बोलते भाई आपका आईफोन 11 मुझे लेना है, न्यू फोन नहीं ले सकता, आप हेल्प करो, आई विल पे फॉर इट। देखो भाई बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ी इज्जत से मुझे पूछा कि आप मेरा आईफोन 11 लेना चाहते हैं, आपके पास बजट कम है और आप पे भी करना चाहते हैं, फ्री में तो आप नहीं मांग रहे, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन ये जो चीज़ें है ना, ये मेरे टूल्स है, ये मेरे काम करने का एक औजार है। अगर कोई मैकेनिक है, आप उससे बोलेंगे भाई तेरा ये स्क्रू ड्राइवर मुझे दे दे या कोई और टूल मुझे दे दे, तो वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, वो बेचेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ें जो है अनमोल होती है। तो ऐसी मेरे लिए भी जो है ये चीज़ें जो है, मेरे आईफोन्स है, मेरा मैक है, मेरी सारा सामान जो है वो अनमोल होता है तब तक जब तक कि मुझे उसको बेचने की जरूरत नहीं आती। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जब उसका कोई यूज़ नहीं है तब मैं उसको बेच देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन 11 के अंदर अब इतना पोटेंशियल है कि मुझे उस पर काफ़ी सारी वीडियोस और भी बनानी है, मे बी नेक्स्ट ईयर भी बनाऊंगा मैं, तो मैं उसको बेचना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीप सऊदी का, ये बोलते हैं आप वर्ल्ड वाइड गिव अवे क्यों नहीं करते, सिर्फ इंडिया में क्यों करते हैं। मैं नहीं चाह रहा कि मैं कोई प्राइज जीतूँ, लेकिन बस एक क्वेश्चन है मेरे दिल में आया तो मैं पूछ लिया कि इंडिया में क्यों करते हो, प्लीज़ डोंट माइंड, आपका चैनल काफ़ी टाइम से फॉलो करो। देखो इसमें माइंड करने की कोई बात नहीं है, हर जो कंपनी के साथ मिलके मैं गिव अवे करता हूँ, जनरली मैं मेरी तरफ से गिव अवेज नहीं करता, किसी ना किसी कंपनी के साथ मिलके करता हूँ, क्योंकि भाई इतना पॉसिबल नहीं है। ये यूट्यूब के जो चैनल है इसके पीछे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, इनकम उतनी कोई यूट्यूब से ग्रेट होती नहीं है। देखो अच्छी होती है, मैं मानता हूँ एक नौकरी से या छोटे मोटे बिजनेस से बेहतर भी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे खर्चे बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पे आप टेबल पे देख लो कितने लाखों रुपए का सामान पड़ा है, पूरा सामान दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे शो ऑफ कर रहा है। कैमराज जो है मैं लास्ट वीडियो में बोल चुका हूँ कि लाखों रुपए लग जाते हैं, अभी 4 लाख रुपए मैंने लगा दिए कैमरा के ऊपर अपग्रेड करने में। आप लोगों को शायद समझ में भी नहीं आता हो कि क्वालिटी भाई कुछ सुधरी है क्या है। मैकबुक अगर लेना है एडिटिंग के लिए तो ये कैमराज की एडिटिंग के लिए फिर 2.5 लाख रुपए का मैकबुक यहाँ पे लेके रखा है, तो ये मेरे लिए जो है पॉसिबल नहीं होता है। मतलब घर बेचकर, मुझे घर का सामान बेचकर फिर गिव अवे वगैरह करने पड़ेंगे, जो कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं किसी ना किसी कंपनी के साथ एक कोलैबोरेशन में गिव अवे करता हूँ। तो कभी खुद की तरफ से करूंगा तो वर्ल्ड वाइड भी करूंगा, कुछ बाहर की कंपनीज होती है जिनके साथ मिलकर वर्ल्ड वाइड गिव अवेज, कुछ लाइसेंसेस वगैरह का मैंने किया भी है। लेकिन जनरली जो कंपनीज इंडियन ऑडियंस को टारगेट करती है वो इंडिया में ही गिव अवे रखना चाहती है, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं होता, जो वो बोलेंगे वही मुझे करना होगा। कोई बोलेगा वर्ल्ड वाइड करो तो वर्ल्ड वाइड करेंगे, इंडिया में बोलो तो इंडिया में करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस का जो है मेरे चैनल के थ्रू कुछ बेनिफिट हो जाए। जैसे लेडी शॉप वाले मेरे पास आए तो उनका तो बेनिफिट था कि आप लोग साइन अप करोगे, शॉपिंग करोगे, उनको पैसे कमाने का मौका मिलता है, लेकिन आप लोग के लिए बेनिफिशियल था। चलो आप में से इतने सारे इतने लाखों लोग फॉलो करते हैं हमको, तो उसमें से एटलीस्ट 5 लोगों को एक हमारे चैनल के थ्रू जो है कुछ ना कुछ एक रिटर्न गिफ्ट जैसा मिल जाए। इसके पहले भी 5 जो आइटम्स का मैंने गिव अवे किया था एप्पल प्रोडक्ट्स का, वो भी वही नियत से किया था, तो यही मेरी नियत रहती है, बाकी कुछ नहीं। खुद अगर कुछ उसके अंदर बेनिफिट उठाना होता तो फिर तो बात ये अलग थी, तो यही रीजन है, बाकी कोई रीजन नहीं। अगला क्वेश्चन है उमेर पिंजारी का, ये बोलते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे इतना ट्रस्ट नहीं है, लेकिन बिग बिलियन सेल में आईफोन 13 लेना चाहता हूं तो मैं वहां पे आ जाऊंगा आपके पास और आपके साथ मिलकर जो है उसको खरीदूंगा और आपके सामने अनबॉक्स करूंगा। देखो मेरे भाई, ये चीज़ मैं ज़रूर करना चाहूँगा, हर कोई सब्सक्राइबर है जो देखने वाला है वो मेरे पास आए और मेरे पास अपना आईफोन अनबॉक्स कराए, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होती। तो आईफोन अनबॉक्सिंग मुझे बहुत पसंद है, उनके बॉक्सेस खोलना एप्पल प्रोडक्ट्स के, और दूसरी बात अपने सब्सक्राइबर से मिलने का मौका। लेकिन क्या ये चीज़ पॉसिबल है, क्या ये चीज़ मैं कर सकता हूँ आपके लिए? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट जो ये एप्पल ऑथराइज रीसेलर्स है, आप उनसे ले सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको थोड़ा डाउट होता है, डर लगता है सबको, मैं जानता हूँ, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये किसी को ऑनलाइन पे करना और फिर वो प्रोडक्ट का वेट करना, और प्रोडक्ट आने के बाद एक डर भी लगता है कि भाई इसमें क्या निकल जाएगा, क्योंकि इंडिया में अभी भी वो ऑनलाइन शॉपिंग जो है उतना हाई लेवल पे नहीं होती है। तो मैं ये सब आपका जो डर है, सब आपकी बात समझता हूँ, इसलिए आपके घर में किसी का फ़ोन होगा या आपका कोई फ़ोन होगा, उस पर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए। जब बंदा आता है डिलीवरी के लिए, उनको भी इज्जत से बोलिए, वो भी एक डिलीवरी बॉय अपना काम करे कि भाई साहब आप रुकिए, हम आपके सामने अनबॉक्स करना चाहते हैं। आई एम डैम श्योर कि वो मना नहीं करेंगे आपको। देखो अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी लेते तब भी आपके पास एक प्रूफ होता है, एक एविडेंस होता है कि आपके पास कोई गलत चीज़ आई है या फिर नहीं आई है। तो उनके सामने आप अनबॉक्सिंग करो, उनको खड़ा रख के बॉक्स ओपन करो, उसमें से आपको मैं श्योर हूँ कि आपका आईफोन ही मिलेगा। कुछ चीज़ें होती है गलत दुनिया के अंदर, वो पहले आप देखकर डर रहे होंगे कि मुझे नहीं लगता कोई डरने की जरूरत। अगला क्वेश्चन है अंशुल जैन का, ये बोलते हैं आईफोन 13 लेने का सोच रहा हूँ, कौन सा स्टोरेज वेरिएंट लूँ, 128 GB लूँ या 256 GB? मुझे सोशल मीडिया, मैसेजिंग, छोटे मोटे गेम्स खेलने हैं और थोड़े से पिक्चर्स लेने हैं। तो मेरे हिसाब से आपके लिए आईफोन 13 का 128 GB वेरिएंट जो है ये मोर देन इनफ रहेगा। फिर भी अगर आपको एक डर लग रहा है कि भाई बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, 5 साल में रखना चाहता हूँ फ़ोन को, मुझे जो है इसके पहले वो चुल नहीं मचेगी अंदर से कि मैं अपग्रेड कर लूँ 14 में 15 में, तब आप जो है
256 GB भी ले सकते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पे वो 10,000 रुपये आपके कहाँ आपके वसूल हो जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन 128 GB इतना जल्दी कोई भरता नहीं है, लोग आज भी 64 GB वाला iPhone 12 वगैरह भी लेते हैं, तो आप 128 GB लेंगे तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा मेरे हिसाब से। बाकी आप बैकअप वगैरह तो ले सकते हैं, और गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव, iCloud ड्राइव, ये सारी ड्राइव्स आपके पास है, उस पर भी आप बैकअप बना सकते हैं अपने फोटोज का। अगला क्वेश्चन है डोनाल्ड का, ये बोलते गेमिंग के लिए iPad Air 5 लेना चाहिए या फिर iPad mini 6 लेना चाहिए। देखो ये mini 6 है, कितना मस्त है, छोटा सा, तो मेरे हिसाब से ये गेमिंग के लिए जो है काफ़ी सही डिवाइस है। मुझे जो है अगर 2 हाथ से ये थंब लगाकर भी खेलना है या फिर वो 4 उंगली वाला ऑप्शन वाला भी खेलना है, मुझे इतना पता नहीं गेमिंग के टर्म्स, तो शायद क्लॉ बोलते हैं उसको, तो वो चीज़ अगर करनी है तब भी ये जो साइज़ है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं बड़े आईपैड्स, तो आप किन में से वो देख लीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बड़े आईपैड पे खेलना मतलब पैर का भी इस्तेमाल करना, पैर भी रख के जो है हाथ के साथ में खेलूँ। और यहाँ पे आगे बोलते हैं कि फिलहाल मैं iPhone 8 यूज़ कर रहा हूँ, उसमें भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चल रहा है। मैं फ़ोन चेंज करूंगा तो सोच रहा हूँ iPad ले लूँ गेमिंग के लिए और मल्टीमीडिया के लिए, और एक छोटा सा इकोसिस्टम भी बन जाएगा। तो बिल्कुल आप iPad mini 6 के लिए जा सकते हैं, मुझे तो गेमिंग के लिए ये परफेक्ट लगता है। और एक और चीज़ ये पूछते हैं कि 64 GB लूँ या 256 GB लूँ, क्योंकि मिनिमम 8 से 10 गेम रहेगा। अगर मिनिमम 8 से 10 गेम रहेगा तो आपको 256 GB लेना पड़ेगा, 64 GB आपको कम पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है अमित का, बोलते हैं स्पीगन और टोटेम के टेम्पर्ड ग्लास में से बेस्ट कौन सा है, प्लीज बताओ। देखो स्पीगन का जो टेम्पर्ड ग्लास है अलाइन मास्टर वाला, वो मुझे बहुत पसंद है, और मैंने हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे के रखता हूँ। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे आपको वो एक केस जैसा दे देते हैं जिसको आप रखते हो, और बड़े आसानी से उसका जो टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो लग जाता है। लेकिन मैंने जो पास्ट में यूज़ किया है वो टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब 6-8 महीने के बाद थोड़े बहुत उसमें क्रैक्स वगैरह भी डेवलप हो जाते हैं। अब टोटेम को मैंने उतना लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मेरे iPhone 13 Pro पे टोटेम का स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा है, और मेरे हिसाब से दोनों की क्वालिटी जो है सिमिलर है। टोटेम वाला भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो दोनों में से किसी के लिए भी जा सकते हो, बस आपको जो सस्ता मिल जाए उसके लिए जाइए, क्योंकि दोनों जो है काफ़ी अच्छे स्क्रीन प्रोटेक्टर्स है। अगला क्वेश्चन है शेख तोफी का, ये बोलते हैं iPhone 13 में एक इशू हो रहा है कि जब भी वीडियो शूट करते हो और वीडियो में कुछ बोलते हैं, शायद व्लॉग करे होंगे या पीछे के कैमरा से आगे कैमरा से जो भी है, तो ये जब जूम इन जूम आउट करते हैं दोनों कैमरास में स्विच करते हैं तो थोड़ा साउंड इशू हो जाते हैं, कभी कभी साउंड कम आती है कभी ज़्यादा आती है। तो एक्चुअल पोजीशन पे जब मैं वीडियो शूट करता हूँ तो ऐसे क्यों साउंड होती है कम ज़्यादा, क्योंकि इसमें ऑडियो जूम का फीचर है, आपको इसको ऑफ करना है, तो वो स्टीरियो रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफ करके देखिए एक बार आप सेटिंग में जाके कैमरा के अंदर स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, तो उसको ऑफ कर दीजिए, तब आपकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। मैंने करके देखा था तो मुझे ये प्रॉब्लम से इसका सोल्यूशन मिला था, यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। और Q&A का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों हेमल संपत का, सर बोलते हैं कि आपके हिसाब से कभी आईफोन में कोई बुराई नहीं होती है, ऐसा ना, आईफोन से तो बहुत ज़्यादा पैसे लेते होंगे आप। देखो आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आपने Q&A में कमेंट भी किया, तो इसलिए मैं आपका कमेंट यहाँ पे लेके आता हूँ। मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ इस चीज़ के अंदर, आप हाईली एजुकेटेड होंगे सर, लेकिन ये चीज़ के अंदर मुझे आपका कमेंट पढ़ के ऐसा लगा कि आपको मेरी जो बात है वो समझ में नहीं आई, या फिर आप इस इंडस्ट्री को नहीं समझे। एप्पल जो है किसी भी यूट्यूबर को जब अपना प्रोडक्ट देता है तो उसके साथ पैसे नहीं देता, या तो प्रोडक्ट नहीं देता है या तो प्रोडक्ट देता है, लेकिन पैसे कभी नहीं देता और पेड प्रमोशन नहीं करवाता। एक गाइडलाइन नहीं देता कि इसी तरीके से आपको हमारे फ़ोन का रिव्यू करना है, या आपको इस फ़ोन के बारे में ये चीज़ करनी है, या इस फ़ोन का कंपैरिजन आप मत करो, या इस फ़ोन का कंपैरिजन करो, इस टाइप की गाइडलाइन नहीं देता। जितना मुझे नॉलेज है इस इंडस्ट्री का, जितना मुझे एक्सपीरियंस है वो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो और यहाँ पे जो आपने बोला आईफोन से तो बहुत ज़्यादा पैसे लेते होंगे, तो आईफोन कोई कंपनी नहीं है, आईफोन पैसा नहीं दे सकता। मतलब मैं अगर बोलूँगा कि iPhone 13 तू मुझे पैसा दे, तो iPhone 13 मुझे पैसा नहीं देने वाला, एप्पल देगा। तो आप अगली बार जब कमेंट करेंगे इस टाइप का तो बोलना एप्पल से पैसे लेते होंगे, सैमसंग से पैसा लेते होंगे। तो इससे क्या होता है, आपका भी कमेंट जो है वो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आपको भी इसके बारे में काफ़ी नॉलेज है। और दूसरी बात यहाँ पे ये बता देता हूँ कि सारी जो फ़ोन की कंपनीज़ है, चाहे वो सैमसंग हो, रियलमी हो, शाओमी हो, अलग अलग कंपनीज़ है, वो अलग अलग लेवल के क्रिएटर्स को, किसी को जो है रिव्यू यूनिट देता है, किसी को पैसे देकर रिव्यू करवाता है, अलग अलग तरीका होता है। रिव्यू यूनिट देने के बाद भी उनके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो ये चीज़ मुझे एप्पल की अच्छी लगी। और आईफोन में भी काफ़ी बुराइयाँ होती है, और आईफोन की बुराइयाँ जो है मैं हमेशा उसके वीडियो जब बनाता हूँ रिव्यू का तब उसमें बोलता हूँ। अगर मैं सैमसंग के साथ उसका कैमरा कंपेरिजन करता हूँ तो यहाँ पे बोलता भी हूँ कि सैमसंग में ये बुराई है, आईफोन में ये बुराई है। लेकिन लोग इतनी अनभक्ति में पड़े हुए हैं, अरे भाई मिस्टर हुज द बॉस ने बोल दिया तो बस सैमसंग ही सही। अब मिस्टर हुज द बॉस वीडियो में बता रहा है कि उसके वीडियो में हमको नजर आ रहा है कि सैमसंग की फुटेज हिल रही है, वो लोगों को नहीं दिख रहा, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं सैमसंग इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, इट इज हैविंग ग्रेट इमेज स्टेबलाइजेशन। तो हाँ भाई मिस्टर हुज द बॉस ने बोल दिया, क्योंकि वो इंग्लिश बोल रहा है तो सच्चा है। हमारे इंडिया वाले जो टेक यूट्यूबर्स है जो हिंदी में बात करते हैं, बेचारे गरीब लोग पैसा लेके वीडियो बनाते होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप भी अपने आप को जो है थोड़ा एजुकेट कीजिए इस लाइन के बारे में, आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद है उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।